आप सभी का सीईसी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग मौलिक अधिकारों के पार्ट 4 चौथे भाग पे चर्चा करना चाहेंगे। हमने पिछले भाग में मौलिक अधिकारों की विशेषताओं पे गौर किया था और इस भाग में हम मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, सम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की कुल 6 श्रेणियों को स्वीकार किया है, जिसमें पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दूसरा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम, विच इज ऑलरेडी डिस्क्राइब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य में आता है। तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, which is mentioned in Article 23 and Article 24 of Indian Constitution. चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, right to freedom of religion from Article 25 to 28. Article 5 जो fifth fundamental right है, that is related to the cultural and educational rights under Article 29 and 30. अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार कुछ दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार का जो छठा वर्गीकरण है, जो छठा मौलिक अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करता है अनुच्छेद 32 के माध्यम से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। एंड वाया दीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वी आर गेटिंग 5 टाइप्स ऑफ राइट्स, and if anybody else, any institution or any individual will try to violate our fundamental rights, in that case we can appeal to High Court or Supreme Court via these constitutional remedies. इन्हीं अधिकारों के संदर्भ में संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा के बारे में यदि आप पूछें तो मैं कहूँगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, क्योंकि अगर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं मिलता तो शायद उपरोक्त 5 मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। देखिए, भारतीय संविधान में वैसे तो जब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 7 मौलिक अधिकार थे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के पश्चात एक और मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। आज उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अपितु उसे एक कानूनी अधिकार माना गया है अनुच्छेद 301 के तहत। इन द बिगिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अडॉप्टेड 7 फंडामेंटल राइट्स एंड 7th फंडामेंटल राइट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट नाउ the right to property is not a legal right, it is not a fundamental right, it is basically a legal right, it is basically a legal right, it is not a fundamental rights under the article 300A। देखिए, भारतीय संविधान में जिन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसमें सबसे पहले आप गौर कीजिएगा समानता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। आप सोचिए कि सबसे पहले समानता के अधिकार को क्यों रखा गया। उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि व्यक्तियों के बीच में समानता ही नहीं होगी तो स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। देखिए, जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के बीच में किया गया है। देखिए, समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर बल देता है। ये सिद्धांत मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए और अवसरों के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिभा है और जो योग्यता है वो अविकसित ना रह जाए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, समानता का मतलब ये नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। जनरल सेंस में ये बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर स्पेसिफिक देखा जाए, विशेष रूप से देखा जाए तो समानता का मतलब होता है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना। इसलिए समानता के अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में 5 धाराओं के माध्यम से मिलता है। पहला आता है आर्टिकल 14। देखिए, आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। Every individual, every citizen of India should treat equal and everybody will get equal protection of law.
प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के 14 के तहत ये कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से डिप्राइव वंचित नहीं करेगा। कानून सभी को समान रूप से सुरक्षा देगा, चाहे कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर हो, चाहे कोई व्यक्ति निम्न पद पर हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो। प्रत्येक व्यक्ति को विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के तहत न्याय मिलेगा। और रूल ऑफ लॉ का वास्तविक अर्थ यही है कि कानून की दृष्टि में हम सभी समान हैं। देखिए, बहुत वर्ष पहले 90s की बात होगी, जब एयर होस्टेस की भर्ती की जाती थी तो उनके साथ एक बॉन्ड भरवा लिया जाता था कि भर्ती होने के 4 वर्ष बाद ही वो शादी कर सकती हैं, किंतु वे बिना अपनी नौकरी गंवाए बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के प्रावधानों को स्त्री और पुरुषों के बीच समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। परंतु कानूनी समानता का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष सुविधा या विशेष कानून बनाया ही ना जाए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबके साथ समानता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो हाशिए की स्थिति पर हैं, जो वंचित हैं, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यदि सरकार कोई सकारात्मक कार्यवाही करती है, कोई एफर्मेटिव एक्शन इनिशिएट करती है, कोई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन संरक्षण मूलक भेदभाव की शुरुआत करती है, या कोई भेदमूलक न्याय, जिसे जॉन रॉल्स ने भेदमूलक न्याय कहा था, डिफरेंस प्रिंसिपल को इनिशिएट करती है, तो उसे समानता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालयों में रह रहे हैं। यदि सरकार उन बच्चों के रहने की व्यवस्था करती है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, उनके लिए कॉपी किताब या कपड़ों की व्यवस्था करती है, तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि वृद्धाश्रमों में रह रहे बहुत सारे बुजुर्गों के लिए सरकार रहने की व्यवस्था करती है, उनके इलाज की व्यवस्था करती है, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, सरकार जितने भी MCD के स्कूल्स होते हैं उसमें छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करती है। वो बच्चे चूँकि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए, ताकि वो बच्चे स्कूल में आए, कुछ सीखें, कुछ जाने, उनको भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए सरकार उनको मिड डे मील देती है, उनको कॉपी किताब देती है, उनको यूनिफॉर्म देती है, लगभग उनकी एजुकेशन फ्री होती है। तो ऐसे में हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों के लिए बहुत महंगी फ़ीस पे करते हैं और MCD या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत फ्री एजुकेशन लगभग दी जाती है। देखिए, वो वास्तव में एक एफर्मेटिव एक्शन है। ठीक इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको 1% का रिलैक्सेशन एडमिशन में दिया जाता है। वो समानता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वो एक सकारात्मक समानता है, ताकि महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत बढ़ाया जा सके। देखिए, समानता कहती है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, इसलिए समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हमें रूल ऑफ लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना डाइसी ने दी थी, और डाइसी का मानना था कि विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का ही मूल तत्व है। और इस संबंध में डाइसी ने 3 अवधारणाओं पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था, गौर कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। यदि उसने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है, उसे न्यायपालिका में निहित प्रक्रिया के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात, विधि के समक्ष समानता बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बहुत रसूख वाला हो, यदि किसी भी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरी एक और व्याख्या इसकी की जाती है कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, दूसरे शब्दों में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का ही परिणाम है। देखिए, यहाँ पर जो पहला और दूसरा कारक है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि कानून को तोड़ा,
तो उसको सज़ा दी जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति को सज़ा तभी दी जा सकती है जब उसने कानून तोड़ा हो। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, उसकी आर्थिक हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, उसकी राजनीतिक हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, यदि उसने संविधान में वर्णित कानून को तोड़ा है तो उसे सज़ा दी जानी चाहिए। ये दोनों नियम हमारे भारतीय संविधान में हैं, और भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत माना जाता है। देखिए, समानता के अधिकार जो हमने बात की अनुच्छेद 14 के तहत, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिखाई देते हैं, जिसे थोड़ा सा जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, प्रेसिडेंट और गवर्नर को उसके कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में, कोर्ट में जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायपालिका में उनके खिलाफ पनिशेबल एक्शन, दंडित कार्यवाही को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तीसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद अवधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए भी किसी भी न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार संसद में या उसकी किसी भी समिति में किसी भी सांसद सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के कॉन्टेक्स्ट में उस सांसद के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही कानून राज्य विधानसभा के सदस्यों पर भी लागू होता है। देखिए, आर्टिकल 31C और आर्टिकल 14, या मैं कहना ये चाहता हूँ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C है, वो आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का एक एक्सेप्शन है। इसके अनुसार किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में, जैसा कि भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में यदि कोई रूल बनाया जाता है जिसमें आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी का समावेश हो, तो उसे इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। देखिए, आर्टिकल 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा है, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस तरह से करेगा कि जो हमारे देश के भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और अधिक से अधिक लोगों के हित में, अधिक से अधिक नागरिकों के हित में हमारे देश के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके। दूसरा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 15। देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 इज टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट और एटसेट्रा। किसी भी आधार पर, चाहे धर्म हो, वंश हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरा, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों का, जो भोजनालय होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो इंटरटेनमेंट की जगह होती है, जो तालाब और जो कुएं का इस्तेमाल है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है, जलाशय हैं, उनका इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। देखिए, आर्टिकल 15 के भी हमें 2 एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं। पहला एक्सेप्शंस है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा कोई विशेष व्यवस्था भी की जा सकती है। देखिए, जातिवाद के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत समय से शोषण का शिकार भी रहा है। यही कारण है कि उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए विशेष साधन जुटाने की व्यवस्था भी की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। देखिए, आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 सरकारी नियुक्तियों के लिए अवसरों की समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 इज टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये आर्टिकल जिक्र करता है कि सरकारी नियुक्तियों में सभी नागरिकों को बराबर के मौके मिलेंगे। कोई भी नागरिक धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। प्रत्येक अधिकार पर या प्रत्येक मौलिक अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। आर्टिकल 16 में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ विशेष पदों के लिए निवास स्थान संबंधी शर्तों को आवश्यक बनाया जा सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थानों को आरक्षित किया जा सकता है और ये व्यवस्था की जा सकेगी कि धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाओं के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के ही हों, ये व्यवस्था भी की जा सकती है और इसे हम अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबल बिहेवियर और यू कैन से द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17। देखिए, अनटचेबिलिटी भारत के सामाजिक जीवन की एक घिनौनी प्रथा रही थी और यदा कदा ऐसे बहुत से उदाहरण बहुत से राज्यों से देखने को भी मिलते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अनटचेबिलिटी को कानून बना करके रोका जाए। संविधान के अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनटचेबिलिटी का एंड किया जाता है और किसी भी रूप में इन एनी फॉर्म इट विल बी अन इलीगल। किसी भी फॉर्म में अगर इसका पालन किया जाता है तो ये गैर कानूनी व्यवहार होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। देखिए, अनुच्छेद 18 हमारे देश में उपाधियों की समाप्ति की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य ये प्रतिबंध लगा सकता है कि वो कुछ उपाधियों को बंद कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है पर जो किसी सरकारी लाभ या भरोसे के पद पर हैं, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्यों द्वारा दी गई कोई भी उपाधि या पदवी को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, पदवी देने की प्रथा आज समाप्त हो चुकी है क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत तरह की पदवी अंग्रेज सरकार द्वारा लोगों को दी जाती थी उनकी मुखबरी के लिए। उनको जब वो लोग खुश करते थे तो उसके लिए वो उनको अवार्ड देते थे। जैसे राय साहब की पदवी दी जाती थी, सर की पदवी दी जाती थी, राय बहादुर जैसी पदवी दी जाती थी। लेकिन आज़ादी के पश्चात इमीडिएटली इन पदों को या इन पदवियों को बंद कर दिया गया है। आज स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री नामक अलंकार देने की प्रथा शुरू की गई है। देखिए, दिसंबर 1995 के एक निर्णय के अनुसार कहा गया था कि इस तरह के सम्मान टाइटल्स यानी पदवियों के दायरे में नहीं आते। इनके द्वारा या इन सम्मानों के द्वारा लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत, नृत्य और विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक जीवन के क्षेत्र में जिन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है और जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, भारत सरकार ने समय समय पर ऐसे बहुत सारे लोगों को भारत रत्न से भी सम्मानित किया है और ये पदवियों के दायरे में नहीं आते। देखिए, आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। देखिए, मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 22 में द राइट टू फ्रीडम इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। देखिए, मुझे याद है कि न्यायमूर्ति PN भगवती ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक 5 साल की अवधि के उपरांत या इसकी समाप्ति पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाए। वास्तव में इसका मतलब ये है कि सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम लोगों की सहभागिता हो, लोगों के जीवन पर असर डालने वाले सभी प्रमुख फैसलों पे हम लोग खुद जुड़े हों। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें भाषण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सभा सम्मेलन या संस्था या संगठन बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता और इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र कारगर तरीके से कभी काम नहीं कर सकता। देखिए, इसी अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 19(1) आर्टिकल 19(1) ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है, लेख लिखने का अधिकार है, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा या अन्य माध्यमों से अपने विचारों को भी प्रकट करने की स्वतंत्रता है। देखिए, समाचार पत्रों की आज़ादी भी इसी के अंतर्गत आती है।
और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 361A, और इसके अंतर्गत समाचार पत्रों को संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही को प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। परंतु इसमें राज्यों को ये भी अधिकार है कि वे देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शांति, नैतिकता और न्यायालयों के सम्मान और विदेशी राज्यों के साथ भारत ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसे भाषणों और वक्तव्यों को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है जो लोगों को अपराध की ओर या सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की ओर प्रेरित करते हो। और इसी प्रकार अश्लील साहित्य के प्रकाशन पर भी आवश्यक रोक लगाई गई है। देखिए, सरकार को अगर लगता है कि कौन से कानून उचित हैं और कौन से नहीं हैं, इस बात का निर्णय, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि 19 अगस्त 2011 को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक फिल्म आई थी उस दौरान आरक्षण, उसके रिलीज पर यूपी में 2 महीने से चले आ रहे बैन को रद्द किया था और न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोकतंत्र में बहस यानी डिबेट और डिस्कशन बहुत आवश्यक है और ये प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ठीक इसी प्रकार देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने किसानों को इस बात के लिए उकसाया है कि वे नहर के पानी पर लगाए गए करों का भुगतान ना करें, और सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त अधिनियम को अवैध ठहराते हुए निर्णय दिया था कि सरकार की इस आधार पर आलोचना करना कि उसके द्वारा लगाए गए टैक्स गलत है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपराध नहीं माना जा सकता और ऐसी किसी भी आलोचना को शांति या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। देखिए, आर्टिकल 19(2) यानी स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। ये नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की बात करता है, सभा या सम्मेलन में विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार देता है और सुरक्षा और शांति के दृष्टि से इस अधिकार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए प्रदर्शन को लेकर या जुलूस की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम यातायात को ठप कर दें। सार्वजनिक मांगों के सही इस्तेमाल की दृष्टि से सरकार उचित आदेश भी जारी कर सकती है। देखिए, बहुत सारे रोगियों के लिए और छात्र छात्राओं को होने वाली असुविधाओं को टालने के लिए सार्वजनिक स्तरों पर बहुत ज़्यादा शोर मचाना या बहुत ऊंची आवाज़ में बाजा बजाने पर भी मनाही की जा सकती है और जुलूस के यात्रा को भी उसका जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 19(3) under the freedom of right is talking about to form associations and unions। 19(3) हम सभी को संस्था और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, नागरिकों को संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते उनका उद्देश्य सुरक्षा व शांति को खतरा पहुंचाना ना हो। देखिए, संस्था या संघ के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय आते हैं, जैसे राजनीतिक दल, लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, व्यापार और उद्योग मंडल, किसान संगठन, अध्यापक संगठन, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, जातीय, सांप्रदायिक, भाषाई और धार्मिक संगठन, सशस्त्र बलों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों को भी संसद किसी भी मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती है। देखिए, इसी प्रकार सैनिक छावनियों की यदि हम बात करें, आर्मी कैंट की बात करें, और जितने भी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस के जो प्लेस हैं वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का निर्बाध घूमना नियंत्रित किया जा सकता है, वहाँ पर भी उनके घूमने फिरने पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में, आर्म फोर्सेस और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के सदस्यों को भी संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता की जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इन सेना पर होती है। इसलिए इनको किसी भी समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 19(4) देश के भीतर घूमने फिरने के अधिकार की बात करता है। 19(4) इज टॉकिंग अबाउट अ फ्री मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, सभी नागरिकों को देश की सीमाओं के भीतर घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त है, परंतु सार्वजनिक हितों तथा अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों की रक्षा के लिए
राज्य को ये भी अधिकार है कि वो हमारे इस फ्री मूवमेंट को रोक लगा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के घूमने फिरने पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो। ठीक इसी प्रकार आप देखिए, यदि आप अंडमान निकोबार जाएं तो अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स में कुछ बहुत पुराने समय से कुछ आदिवासी जीवन जी रहे हैं और वो आज भी प्रकृति के सहारे और प्रकृति से जुड़े हुए अपने जीवन जी रहे हैं। इसलिए वहाँ पर भी आम लोगों की एंट्री, फ्री मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिसका मन करे कभी भी वो वहाँ पर एंटर करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 19(5) देश के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19(5) इज टॉकिंग अबाउट राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, देश के नागरिकों को किसी भी भाग में निवास करने की, वहाँ पर बस जाने की स्वतंत्रता है, परंतु पब्लिक इंटरेस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शंस के लिए या ट्राइबल्स के राइट्स पर, इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। देखिए, अनुसूचित जातियां अगर वास्तव में देखा जाए तो एक पृथक समुदाय है। इनकी अपनी सांस्कृतिक और संपत्ति संबंधी कुछ परंपराएं हैं। ये सीधे साधे लोग काफ़ी जिस तरीके से हम आधुनिकता की बात करते हैं, उस आधुनिकता से हटकर प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए इन लोगों को सुरक्षा और लाभ के लिए साधारण नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्र में बसने पर या संपत्ति खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 19(6) बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार। देखिए, भारतीय नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार पर भी 3 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला, सार्वजनिक हितों को सुरक्षा में ध्यान में रख के व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अनैतिक कारोबार हो या कोई ऐसा व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो पब्लिक हेल्थ को लेके, पब्लिक सिक्योरिटी को लेके कोई खतरा बन जाए। देखिए, जुआ खेलना, सट्टा लगाना व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए इस पर नियंत्रण लगाने का अर्थ ये नहीं है कि राज्य व्यापारिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार जितने भी मादक पदार्थ हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, उसका उत्पादन करना, उसकी बिक्री करना मौलिक अधिकारों का विषय नहीं बन सकता। दूसरा, किसी भी व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ व्यावसायिक योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती है। जैसे यदि आपको वकील बनना है तो आपको LLB करना ही होगा। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी ही होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे व्यवसायों के लिए कुछ निर्धारित शर्तें भी रखी जा सकती हैं। तीसरा, राज्य को स्वयं या किसी सरकारी कंपनी के द्वारा भी किसी भी व्यापार या धंधे को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। देखिए, इस कार्य का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि उससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मैं एक बहुत सा सरल तरीका आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जिससे आप आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3), 4, 5, 6 में जो वर्णित अधिकार हैं उनको बहुत ही सिक्वेंशियल ऑर्डर से, क्रमिक रूप से याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला अधिकार आता है 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए, जब आपको भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार होगा तो आप एक या एक से अधिक लोग मिलकर के 19(2) के तहत सभा या सम्मेलन करना चाहोगे, और सभा या सम्मेलन के पश्चात आप 19(3) के तहत कोई संस्था या संगठन बनाना चाहोगे। और जब कभी भी आप कोई संस्था या संगठन बनाना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका संगठन देश के किसी एक ही क्षेत्र में सीमित रहे। हो सकता है आपको कल मध्य प्रदेश जाना पड़े, आपको कश्मीर जाना पड़े, आपको केरल जाना पड़े। तो उसके पश्चात यानी संस्था या संगठन बनाने के पश्चात 19(4) के तहत देश के भीतर घूमने फिरने का अधिकार आपको मिलना चाहिए। और 19(5) के तहत यदि आपको वो जगह पसंद आ जाए तो वहाँ पे निवास का अधिकार मिलना चाहिए। और यदि वहाँ पर आप निवास करते हैं तो अपने व्यापार और रोज़गार के लिए आपको कोई ना कोई व्यवसाय का अधिकार भी चाहिए। एक और अधिकार आता है सूचना का अधिकार। देखिए, सूचना का अधिकार साल 2005 में मौलिक अधिकार बना है और इस अधिकार के द्वारा नागरिकों को सरकारी अभिलेखों को, सरकारी दस्तावेजों को, आदेशों को और बहुत सारी जानकारियों को हासिल करने की सुविधा और प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अगले लेक्चर में हम आपातकाल में जो स्वतंत्रताओं का जो स्थगन होता है वो किस प्रकार होता है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता की बात करता है उसका जिक्र करेंगे। इसके पश्चात निवारक नज़रबंदी पे हम लोग जिक्र करेंगे। निवारक नज़रबंदी के पश्चात शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है उस पर आएंगे। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर आएंगे, फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर आएंगे और उसके पश्चात हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य पारस्परिक संबंधों पे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।